हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। देखिए, आप मेरे साथ ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कर चुके हैं। उसके अंदर हमने अपनी पूरा एक बेस डेवलप कर लिया कि कैसे लॉ को समझा जाता है, कैसे इंटरप्रिटेशंस डेवलप की जाती हैं। अब देखिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की अगर आप बात करते हैं तो ये एज सच इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट था। जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 आया था तो उसके अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मर्ज था। उसके जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लास्ट के चैप्टर्स थे उनको लेटर ऑन 1930 में अलग कर दिया गया और वही बनाया गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, तो आप देखिए लिखा हुआ है मैंने, इनिशियली इट वाज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये नहीं है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से ही आया, उससे पहले उससे रिलेटेड कोई एक्ट नहीं था, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही मर्ज था। लेटर ऑन देखा गया कि इसको सेपरेट कर देना चाहिए, तो हमारे लॉ मेकर्स ने इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, और इसे इन्फोर्स किया गया कब से? 1 जुलाई 1930 से। जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है एक्सेप्ट JNK। तो अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट JNK। ठीक है, ये बात इसमें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ कुछ बातें मैं आपको इसमें नोट्स बनवाऊंगा, वो नोट्स बना लीजिएगा, बाकी आपके पास मटेरियल है ही। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्यों बनाया गया? तो देखिए, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है बिटवीन द बायर एंड सेलर, ठीक है, तो उसके अंदर बायर्स के क्या राइट हैं, सेलर्स के क्या राइट हैं। अगर किसी तरह का डिफॉल्ट होता है तो बायर क्या कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, सेलर क्या कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। ऑल दीज रिलेटेड इश्यूज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, टू डिफाइन बायर्स एंड सेलर्स राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड अदर रिलेटेड इशू। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। सो एक बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि एग्जैक्टली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है क्या। 3-4 बातें ध्यान रखनी है। इनिशियली इट वाज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कब से आया? 1 जुलाई 1930 से। पूरे इंडिया में अप्लाई होता है एक्सेप्ट JNK। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिफाइन बायर्स एंड सेलर्स राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड अदर रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सारी डिस्कशन हम अब इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आपके सामने मॉड्यूल है, इसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे ICAI का मॉड्यूल है ये, बहुत सफिशिएंट, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ मॉड्यूल। एक एक चीज़ इसमें बड़ी क्लियरली डिफाइन है और हो सकता है आपके पास ये हो भी हार्ड कॉपी, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी का PDF लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। अब ध्यान से देखिए, हमें सबसे पहले इसमें कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करनी है। बहुत सिंपल और आराम से एक एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कोई टेक्निकल चीज़ होगी तो मैं उसके नोट्स आपको बनवाऊंगा। सबसे पहले बायर एंड सेलर की डेफिनेशन डिफाइन की गई है। तो बायर कौन है भाई? सीधी सी बात है, जो गुड्स खरीदता है हम उसको बायर बोलते हैं, और जो गुड्स बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेलर। लेकिन लॉ ने यहाँ पर बायर और सेलर की डेफिनेशन थोड़ी वाइडर सेंस में दी है। कैसे दी है? वन हु बाइज और एग्रीज टू बाय। दो व्यक्ति इसके अंदर आएंगे, या तो खरीदता है या खरीदने के लिए एग्री करता है। एग्रीज टू बाय मतलब ऑन फ्यूचर डेट ही एग्रीज कि वो खरीद लेगा। समझ में आई बात? तो जरूरी नहीं है बायर सिर्फ वही हो हु बाइज, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एग्रीज टू बाय। समझ में आई बात? गुड्स, तो बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स। प्लीज इसे अपने मॉड्यूल में आप अंडरलाइन करिए। हु बाइज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एग्रीज टू बाय। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेलर की। तो सेलर को भी उसी तरीके से डिफाइन किया है, हु सेल्स और एग्रीज टू सेल्स, जो बेच रहा है या बेचने का प्रॉमिस करता है कि इन फ्यूचर डेट वो बेचेगा। तो इसमें भी प्लीज नंबरिंग कर लीजिए। हु सेल्स इज द फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज एग्रीज टू सेल। तो सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल्स गुड्स। आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पार्ट करना है। जो रेलिवेंट पार्ट है वो मैं आपको बताता जाऊंगा, वही सिर्फ आपको कवर अप करना है। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास आती है गुड्स की डेफिनेशन। देखिए, आपने देखा यहाँ पर बोला गया मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स? तो लॉ ने गुड्स को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कैसे डिफाइन किया है, बड़े ध्यान से देखिए। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो गुड्स है। इसी के ऊपर आप लिख लीजिए, इट डज नॉट इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आती। पहली चीज गुड्स के लिए जो प्री कंडीशन है, इट शुड बी मूवेबल। ओनली मूवेबल थिंग्स आर कंसिडर्ड एज गुड्स। इफ समथिंग इज इमूवेबल इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज गुड्स। ठीक है, अदर देन
अदर देन मतलब अब जो मैं बात करने जा रहा हूं ये गुड्स की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगे। क्या? एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। What is this actionable claims and money? Money we know very well, the currency notes that we are holding in our pocket. And actionable claims क्या होते हैं? सपोज मैंने किसी को 1 लाख रुपए दे रखे हैं, ठीक है, और वो 1 लाख रुपए की रिकवरी के लिए मैं केस करना चाहता हूं, तो अगर मैंने किसी को 1 लाख रुपए दे रखे हैं तो दैट इज एक्शनेबल क्लेम। कोई डेट अगर मैंने किसी को दे रखा है या किसी से मैंने डेट ले रखा है तो जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, लॉ में जाके जिसकी रिकवरी की जा सकती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम जो है गुड्स की डेफिनेशन में से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किए गए हैं। तो क्या बोला? गुड्स इज एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी, बट क्या नहीं आएगा? अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम्स अगर किसी तरह के हैं या मनी है तो वो गुड्स की डेफिनेशन के अंदर लाई नहीं करते। एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, मतलब गुड्स की डेफिनेशन में हर काइंड की मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी बट एक्शनेबल क्लेम मनी नहीं आएगा, लेकिन स्टॉक्स एंड शेयर्स आएंगे, ग्रोइंग क्रॉप्स आएंगी, ग्रास आएंगे, एंड थिंग्स अटैच्ड टू डू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर द सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब ये क्या लिखा है सर? देखो बेटा, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी आसान सी चीज़ है। बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स आई जिसके अंदर क्रॉप, वुड, ग्रास, इन सबको इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया। देयर आर वेरियस जजमेंट्स जिसमें क्रॉप को, ग्रास को, वुड को, सबको इमूवेबल माना गया। तो जस्ट टू क्लैरिफाई, यहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि गुड्स की डेफिनेशन में उन्होंने क्या बोला? मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। यस और नो? डेफिनेशन अगर आपकी यहीं पर रुक जाती तो हम इंटरप्रिटेशन ले लेते कि जो ग्रास है, क्रॉप है, वुड है, वो सब जो है इमूवेबल कैटेगरीज पे हैं क्योंकि जजमेंट्स ही हैं। लेकिन लॉ ने उसको स्पेसिफिकली बोला एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। कोई भी ग्रोइंग क्रॉप है, ग्रास है या वुड है, जैसे बोला ना, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड, विच आर एग्रीड टू बी कट। सेवर्ड का मतलब क्या होता है? कट। बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब जिसे पहले कट किया जाएगा और उसके बाद उसको सेल किया जाएगा। समझ में आई बात? श्योर। तो अगर हम सारी चीजों को कंबाइन करते हैं तो गुड्स की डेफिनेशन में क्या आता है? ऑल टाइप्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यस और नो? मूवेबल प्रॉपर्टी ऑल टाइप्स। एक्सक्लूड होगा एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, बट इंक्लूड होगा क्या? स्टॉक, शेयर, ग्रास, क्रॉप्स, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड टू बी सेवर्ड, जिनको भी कट करना है। तो गुड्स की डेफिनेशन एकदम दिमाग में होनी चाहिए। आपसे एग्जाम में सेपरेटली क्वेश्चन ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। उस पर केस स्टडी भी आ सकती है, ठीक है? तो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। होपफुली आपको समझ में आया।